you can see whiteboard here. तो अगला टॉपिक जो हमको देखना है that is about perfectly black body. तो इफ़ यू रिमेंबर मैंने बताया था आपको कि जब भी रेडिएंट एनर्जी किसी भी एक बॉडी पे इंसिडेंट होगा तो तीन चीज़ें होगी, एक तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, या तो फिर रिफ्लेक्ट होगा, या तो ट्रांसमिट होगा. तो जब हम लोगों ने अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन मतलब उसका रेशो ले लिया था विद रिस्पेक्ट टू टोटल रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट, तो क्यू ए अपॉन ए उसको हमने बोला था एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट. ऐसे ही हमने रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ऐसे ही हम लोगों ने ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट डिफाइन किया था. तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होता है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी वो बॉडी होता है जो सारा का सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है. सो इट एब्जॉर्ब्स टोटल रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट अपॉन इट. इसका मतलब इसमें रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जीरो होगा. दैट इज़ वन थिंग. तो लेट्स पुट पॉइंट बाय पॉइंट. परफेक्टली ब्लैक बॉडी हमने डिफाइन कैसे किया था? तो perfectly black body is a body which absorbs all the radiant energy incident on it. So perfectly black body is a body which absorbs, just a minute, let me just put my phone on silent. Yeah, so perfectly black body is a body which absorbs all the incident and all the radiant energy incident on it, all the radiant energy incident on it. Okay, then I have told you there is one notification, one chat. You're not able to see my screen. Why is it so? Just a minute, let me just fix this issue. Anyways, so perfectly black body is a body which absorbs all the incident radiant energy on it. जितना भी एनर्जी इंसिडेंट होगा सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेगा. ऐसे बॉडी को हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलेंगे. और फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी बेसिकली मैंने बताया था ए की वैल्यू 1 होती है, आर की वैल्यू 0 होती है और टी की वैल्यू 0 होती है. राइट. तो ये हम लोगों ने जब कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन डिफाइन किया था तब मैंने आपको बताया था ये. नेक्स्ट थिंग इज, ये जो हम लोग परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं, मतलब सारा का सारा एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया, ऐसा रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर ऐसा बेसिकली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता. सो परफेक्टली ब्लैक बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर. परफेक्टली ब्लैक बॉडी does not exist in nature. Okay, then अगर नेचर में परफेक्ट ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर हम लोगों के पास ऑप्शन क्या है? अगर हमको ब्लैक बॉडी बनाना है, हमको ऐसा कुछ बॉडी चाहिए जिसपे एनर्जी जितना भी इंसिडेंट हो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर ले. तो देर आर सम मटेरियल, उसमें से एक लैम्प ब्लैक मटेरियल होता है, वो अराउंड 97-98% रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है. सो हाउएवर there is a material called as lamp black. So this lamp black material absorbs approximately 97% or 98% of incident radiant energy. Incident radiant energy absorb कर लेता है ये. Okay, so द आइडिया इज़ कि अब हम लोगों को एक ब्लैक बॉडी बनाना है, हमको प्रैक्टिकल पर्पस के लिए लगने वाला है, हमको क्रिएट बनाना है. तो फेरी नाम के एक साइंटिस्ट ने एक आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी बनाया था. सो विल टॉक अबाउट दैट ब्लैक बॉडी नाउ. सो इट इज़ कॉल्ड एज फेरीज ब्लैक बॉडी. क्वाइट सिंपल. सो दैट इज़ कॉल्ड एज फेरीज ब्लैक बॉडी. तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि इस ब्लैक बॉडी में क्या है. इट इज़ वेरी सिंपल थिंग.
अच्छे से समझ लो एंड देन एक बार समझ गया तो हम लोग लिख सकते हैं उसको। तो सबसे पहले तो ये एक हॉलो मेटालिक स्पीयर है, हॉलो है, देयर इज नथिंग इनसाइड, जस्ट अ मिनट, या तो वी हैव अ हॉलो मेटालिक स्पीयर, डबल वॉल्ड है, दो वॉल है यहाँ पे। और ये जो हॉलो मेटालिक स्पीयर है जो डबल वॉल्ड है उसको अंदर का जो सरफेस है, इनर सरफेस जो है वो हम लोगों ने लैम ब्लैक से कोट करके रखा है। तो आई जस्ट शो इट लाइक दिस इज लैम ब्लैक कोटेड। आउटर सरफेस जो है वो निकेल पॉलिश्ड है, हमने निकेल से पॉलिश करके रखा है उसको, निकेल पॉलिश्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एक कोनिकल प्रोजेक्शन है यहाँ पे, राइट अपोजिट टू, डायमेट्रिकली अपोजिट टू एपर्चर। एपर्चर के बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट साइड पे एक कोनिकल एपर्चर है, सॉरी कोनिकल प्रोजेक्शन है। So you have a conical projection here, and here you have an aperture. Aperture मतलब small opening basically, right? And then ये जो दो walls है उसके बीच में जो space है that is evacuated, मतलब empty space है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है basically। Evacuated क्यों है मैं बताऊँगा आपको। So this is evacuated space. So there is no gas inside, nothing. It is vacuum basically, okay? अब इसका जो वर्किंग है अच्छे समझ लो। बेसिकली क्या होगा कि जो भी रेडिएंट एनर्जी है वो रेडिएंट एनर्जी इस एपर्चर से एंटर करेगा। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट प्रॉपरली, सो समझ लेना, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, आई मीन समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट, या तो रेडिएंट एनर्जी इज एंटरिंग फ्रॉम द एपर्चर। देखो कोनिकल प्रोजेक्शन क्यों लगाया है ये भी समझ लो। अगर कोनिकल प्रोजेक्शन नहीं रहता, अगर कोनिकल प्रोजेक्शन नहीं होता तो उस केस में क्या होने वाला था कि ये जो इंसिडेंट रेडिएंट एनर्जी है, इंसिडेंट रेडिएंट एनर्जी जो है, रेडिएंट एनर्जी ये यहाँ पे इस वॉल पे इंसिडेंट होता, 97% एब्जॉर्ब हो जाता, 3% वापस रिफ्लेक्ट होके बाहर चले जाता, राइट। तो क्या होने वाला था अगर कोनिकल प्रोजेक्शन वहाँ पे हम लोग नहीं लगाते, नहीं रखते, तो क्या होने वाला था कि ये जो इंसिडेंट एनर्जी है ये आएगा, ये इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे इंसिडेंट होगा, 97% एब्जॉर्ब होगा क्योंकि लैम ब्लैक कोटिंग है और लैम ब्लैक 97% एब्जॉर्ब कर लेता है, 3% वापस रिफ्लेक्ट होके बाहर चले जाता। तो इसलिए हम लोगों ने कोनिकल प्रोजेक्शन लगाया। कोनिकल प्रोजेक्शन लगाने से हुआ क्या, कोनिकल प्रोजेक्शन लगाने से ये हुआ कि कोनिकल प्रोजेक्शन रेडिएंट एनर्जी को दूसरे डायरेक्शन में मूव कर देगा, मतलब डायरेक्शन चेंज कर देगा। अब क्या होगा कि ये जो रेडिएंट एनर्जी है वो पहली बार इंसिडेंट इस पॉइंट पे हुआ जो मैंने डॉट बताया है। अब यहाँ पे 97% एब्जॉर्ब होगा और 3% रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन जो 3% रिफ्लेक्ट हो रहा है वो बाहर नहीं जा रहा है, इट विल बी रिफ्लेक्टेड समवेयर हियर। फिर जो बचा हुआ 3% था उसका 97% सेकेंड पॉइंट पे एब्जॉर्ब होगा और उसका बचा हुआ 3% इट विल अगेन रिफ्लेक्टेड बैक समवेयर इनसाइड अगेन, समवेयर हियर, राइट। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद मतलब मल्टीपल टाइम्स एब्जॉर्ब हो जाएगा वो, क्योंकि जितनी बार वो इंसिडेंट होगा वॉल पे उतनी बार एब्जॉर्ब होगा। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद ये जितना भी इंसिडेंट एनर्जी था वो टोटली एब्जॉर्ब हो जाएगा बेसिकली। तो ये जो बॉडी है इसको बोलते हैं फेरिस ब्लैक बॉडी। एक्चुअली ब्लैक बॉडी मतलब सिर्फ एपर्चर है बेसिकली, तो ये जो स्मॉल ओपनिंग है वो ब्लैक बॉडी है। ये जो टोटल बॉडी देख रहे हो आप वो ब्लैक बॉडी नहीं है, राइट। तो ये हमारे पास जो हॉलो मेटल स्पीयर था डबल वॉल्ड, दिस वाज डबल वॉल्ड हॉलो स्पीयर,
ये जो स्पीयर है, दिस इज नॉट अ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी हम लोग एपर्चर को, स्मॉल ओपनिंग को बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी तो इंसिडेंट एपर्चर पे हुआ और एपर्चर की वजह से एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया टोटल, इसलिए एपर्चर ब्लैक बॉडी बोला जाता है, ना कि ये टोटल सिस्टम। तो बहुत इजी है। हमने सिर्फ क्या किया, एक डबल वॉल्ड हॉलो स्पीयर लिया है, उसके बाद उसमें एक एपर्चर बनाया है, उसके बाद एपर्चर के डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे एक कोनिकल प्रोजेक्शन लगाया है, अंदर से हम लोगों ने लैम्प ब्लैक का कोटिंग किया हुआ है अंदर का सरफेस पे, और दो वॉल के बीच का जो स्पेस है उसको इवैक्यूएट किया है और निकल पॉलिश्ड किया है। दिस इज निकल पॉलिश्ड, नॉट विकेल, दिस इज निकल पॉलिश्ड आउटसाइड सरफेस को। अच्छा, ये जो इवैक्यूएट रखा है हम लोगों ने, मतलब दो वॉल के बीच में इवैक्यूएट क्यों किया, मतलब वैक्यूम क्यों रखा? क्योंकि जब भी रेडिएंट एनर्जी वॉल पे, इनर इनर वॉल पे इंसिडेंट होगा, तो रेडिएंट एनर्जी है वो हीट है, हीट एब्जॉर्ब हो गया। अगर यहाँ पे गैस होता, मान लो यहाँ पे गैस होता, मैं जो ब्लैक डॉट्स बता रहा हूँ स्मॉल स्मॉल स्मॉल, अगर वहाँ पे गैस होता, मतलब दो वॉल्स के बीच में गैस होता, तो कंडक्शन या कन्वेक्शन की वजह से हीट जो है वो लॉस हो जाता सराउंडिंग को, मतलब 100% एब्जॉर्ब नहीं हुआ फिर। तो अगर दो वॉल्स के बीच में इवैक्यूएटेड स्पेस नहीं हुआ, बट इफ देर इज सम गैस, देर विल बी लॉस ऑफ हीट ड्यू टू कंडक्शन और कन्वेक्शन, एंड द बॉडी विल नॉट एक्ट एज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। क्योंकि परफेक्ट ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट ही ये है कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो है वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है रेडिएंट एनर्जी को, राइट। तो बहुत सिंपल सा बॉडी है, हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेंगे। तो फेरिस ब्लैक बॉडी जो है ये आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी है। फेरिस ब्लैक बॉडी is an artificial black body। तो नोट्स बनाते वक्त यूसी जो आपको समझा है वो लिखना होता है। फिर इसका स्ट्रक्चर समझा दो क्या था ये। इट कंसिस्ट ऑफ डबल वॉल्ड हॉलो स्पीयर। तो इट कंसिस्ट ऑफ डबल वॉल्ड hollow metal sphere inner surface of which inner surface of which is coated with lamp black, is coated with lamp black, and outer surface is nickel polished, and outer surface is nickel polished। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, उसके बाद एपर्चर बनाया है, राइट। इट हैज अ स्मॉल एपर्चर diametrically opposite to which there is conical projection, diametrically opposite to which there is a conical projection, okay, that is conical projection if you don't see it very properly, okay। then उसके बाद क्या लिखना रह गया, इनर सरफेस का लिख लिया हमने, आउटर सरफेस का लिख लिया, कोनिकल प्रोजेक्शन लिख लिया, एपर्चर लिख लिया। व्हाट इज रिमेनिंग? रिमेनिंग इज evacuated space, right? So the space between two walls, the space between two walls is evacuated। हमने evacuate क्यों किया था? To avoid loss of heat, to avoid loss of energy due to convection or conduction. The space between two walls is evacuated to prevent or to avoid, to prevent any loss of radiant energy, any loss of energy due to conduction or convection,
ड्यू टू कंडक्शन और कन्वेक्शन। ओके, देन इसका वर्किंग समझा दो। रेडिएंट एनर्जी enters through aperture and falls and is incident on, that is a better word to use, and is incident on conical projection। फिर ये conical projection क्या करेगा, ये डाइवर्ट कर देगा बेसिकली। conical projection diverts radiant energy in another direction where it falls on, मतलब ये जो radiant energy है it falls on or incidents on the inner surface of sphere, inner surface, right। तो जब इंसिडेंट होगा तो 97% अप्रॉक्सीमेटली एब्जॉर्ब हो जाएगा, राइट। सो व्हेन रेडिएंट एनर्जी is incident on lamp black coated surface, lamp black coated surface, approximately 97% of energy is absorbed, okay। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद total energy will be absorbed। So after multiple reflections, total radiant energy is absorbed, total radiant energy gets absorbed। The aperture is called as black body, so the aperture acts as a black body because everything is entering through this aperture। अगर aperture नहीं होता तो radiant energy enter नहीं करता, मतलब हम लोग उसको black body नहीं बना सकते थे, इसलिए aperture को black body बोला जाता है। फर्स्ट थिंग, राइट। तो वेरी क्लियर, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, इट्स एक्सट्रीमली सिंपल थिंग, ओके। एंड सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग। तो हमको अगले टॉपिक पे जाने से पहले हमको इमिसिव पावर डिफाइन करना पड़ेगा। हम लोगों ने ऑलरेडी कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन हम लोगों ने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा हुआ है। हमको अब इमिसिव पावर डिफाइन करना है। सो इमिसिव पावर क्या होता है, लेट्स सी। बहुत इजी चीज़ है। देखो ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है, ब्लैक बॉडी का मतलब ये होता है कि वो जितना भी एनर्जी उस पर इंसिडेंट होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ब्लैक बॉडी का ये भी मतलब होता है कि वो एट अ गिवन टेम्परेचर, अगर ब्लैक बॉडी एक गिवन टेम्परेचर पे है तो वो उस टेम्परेचर पे हर एक वेवलेंथ इमिट करेगा। तो ब्लैक बॉडी सिर्फ एब्जॉर्ब नहीं करता, वो इमिट भी करता है। तो बेसिकली इट इज़ अ गुड इमिटर एज वेल इट इज़ अ गुड एब्जॉर्बर। फॉर एग्जांपल जो स्टार्स होते हैं, हमारा खुद का सन, वो इट इज़ काइंड ऑफ अ ब्लैक बॉडी, वो एक ब्लैक बॉडी है। तो ब्लैक बॉडी पे अगर जो भी एनर्जी इंसिडेंट हुआ वो एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब ब्लैक दिखेगा। लेकिन अगर वही ब्लैक बॉडी टेम्परेचर पे है, हायर टेम्परेचर पे, क्योंकि 0 केल्विन से ऊपर जो भी टेम्परेचर होगा, 0 केल्विन से ऊपर, ओके, 0 केल्विन इज -273 डिग्री सेल्सियस बेसिकली। तो 0 केल्विन से ऊपर जो भी बॉडी होगा, एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर जो भी बॉडी होगा,
वो बॉडी इमिट करता है। अभी हमारा जो खुद का जो स्टार है सन, उसका टेम्परेचर है अराउंड 5800 केल्विन, तो वो हाई टेम्परेचर पे है, तो वो भी इमिट करेगा। तो जब इमिशन की बात आती है तो हम लोग इमिसिव पावर की बात करेंगे। बहुत सिंपल आइडिया है, टोटल एनर्जी इमिटेड, तो Q इज द एनर्जी इमिटेड per unit time per unit surface area by a black body or by any body at a given temperature is called as emissive power। बहुत इजी है, मैं वापस बता रहा हूँ कि बेसिकली क्या है कि कोई भी ब्लैक बॉडी है या तो कोई भी बॉडी है, अगर वो हायर टेम्परेचर पे है, वो किसी एक टेम्परेचर पे है, तो वो एनर्जी इमिट करेगा, राइट। वो कितना एनर्जी इमिट कर रहा है पर यूनिट टाइम, इसलिए डिनोमिनेटर में टाइम आया, एंड पर यूनिट सरफेस एरिया, क्योंकि वो जो भी बॉडी होगा उसका कुछ सरफेस एरिया होगा। तो एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया, दैट इज डिफाइंड एज एमिसिव पावर। तो हम लोग लिख लेंगे एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर की बात हमेशा होगी। एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एमिसिव पावर बढ़ेगा, समथिंग लाइक दिस। So emissive power of a body at a given temperature is defined as the quantity of radiant energy is defined as the quantity of radiant energy emitted. Q is the radiant energy emitted, right, by the surface of a body, या फिर by the body itself, by the body per unit time per unit surface area, per unit surface area. So this is how you define it. So this is the quantity which is basically emissive power, right? So I can say emissive power, this is a formula of emissive power, मैं बाद में लिख दूंगा इसको नीचे, doesn't matter really। तो बहुत सिंपल है, emissive power of a body at a given temperature is defined as the quantity of radiant energy emitted by a body per unit time per unit surface area। जैसे मैंने बताया, हर एक बॉडी एनर्जी इमिट करता है at all temperatures except for absolute zero। So all the bodies, yeah, every body is also fine, every body emits energy at all temperatures except for 0 Kelvin, and 0 Kelvin is called as absolute zero, except for absolute zero temperature, absolute zero। Okay, so if capital Q is amount of radiant energy emitted, amount of radiant energy emitted, right, capital A is the surface area of the body, जो भी body होगी उसका surface area होगा, surface area of body। Small t is time for which the body is emitting, time for which the body emits। अगर ये है तो हम लोग इमिसिव पावर डिफाइन कर सकते हैं, देयरफॉर इमिसिव पावर इज गिवन बाय, therefore emissive power by definition is given by, और डिनोट करेंगे कैपिटल ई से हम लोग, इमिसिव पावर कैपिटल ई इज क्यू बाई ए टी। और इसके आप ऐसा यूनिट्स भी लिख सकते हो, इजी है। अगर आपको क्यू ए और टी इन सब का यूनिट्स अगर आपको पता है तो फिर ऐसा यूनिट्स मिल जाएंगे। तो इट इज़ वेरी सिंपल, वाट पर मीटर स्क्वायर,
क्योंकि Q इज एनर्जी, एनर्जी अपॉन टाइम इज पावर, तो ये आ गया वैट पर मीटर स्क्वायर। या फिर अगर आपको इसमें नहीं लिखना वैट में, तो आप लिख सकते हो जूल, क्योंकि एनर्जी इज इन जूल, एरिया इज इन मीटर, मीटर स्क्वायर सेकेंड, तो ऐसा भी लिख सकते हो, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। तो ये दो उसके ऐसा यूनिट्स हो गए, राइट। अब कौन सा बॉडी, कितना इमिसिव पावर रहेगा कौन से बॉडी का, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो दिख रहा है हमको, वो दो चीज़ों पे डिपेंड, एक्चुअली चार चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, मैंने जैसे बताया, अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ज़्यादा इमिसिव पावर। फिर एरिया पे डिपेंड करेगा, एरिया पे भी डिपेंड करेगा ना, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो बॉडी के एरिया पे डिपेंड करेगा। दूसरा, सराउंडिंग्स पे भी डिपेंड करेगा, सराउंडिंग का नेचर क्या है, सराउंडिंग क्या वो बॉडी से ज़्यादा हॉट है, हो सकता है ना कि हमारा जो बॉडी है वो 27 डिग्री पे हो और सराउंडिंग 30 डिग्री हो टेम्परेचर, उस पर भी डिपेंड करेगा। और मैं जैसे बता रहा हूँ कि बॉडी के खुद के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। तो ये चार चीज़ों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ सॉरी नेचर ऑफ सराउंडिंग एंड सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। तो इमिसिव पावर चार चीज़ों पे डिपेंड करता है। इमिसिव पावर of a body depends on 1. Temperature of body, 2. Surface area of body, 3. थर्ड में नेचर ऑफ बॉडी, नेचर मतलब बॉडी का सरफेस एरिया कैसा है, नेचर ऑफ द बॉडी। और चौथा, नेचर ऑफ द सराउंडिंग, नेचर ऑफ द सराउंडिंग्स, वो बॉडी को जो आपने सराउंडिंग्स में रखा है उस पर भी डिपेंड करेगा, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट ब्लैक बॉडी एंड इमिसिव पावर। तो आपको ये समझ में आ गया कि ब्लैक बॉडी सिर्फ एब्जॉर्ब नहीं करता, वो इमिट भी करता है। इसलिए मैंने पहले इमिसिव पावर सिखाया है आपको, क्योंकि अगर आपको मैं स्पेक्ट्रम, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम से पहले अगर मैं इमिसिव पावर नहीं बताता तो आपको समझ में नहीं आता कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके। सो क्योंकि अब आपको ये पता है फॉर श्योर कि ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब भी करता है, ब्लैक बॉडी इमिट भी करता है, तो हम लोग स्पेक्ट्रम की बात कर सकते हैं। The spectrum of black body radiation in terms of wavelength. Spectrum of black body radiation in terms of wavelength. And as far as I know कि आपको स्पेक्ट्रम पता होगा क्या होता है। नॉर्मल स्पेक्ट्रम मतलब आपने 11 में सीखा होगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसको डिपेंडिंग ऑन फ्रिक्वेंसी या फिर डिपेंडिंग ऑन वेवलेंथ हम अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम gamma rays, then X rays, then ultraviolet, then visible, देन इंफ्रारेड, देन इंफ्रारेड के बाद आता है आपका माइक्रोवेव्स, और माइक्रोवेव्स के बाद आपका आता है रेडियो वेव्स। तो स्पेक्ट्रम मतलब बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात हो रही थी, तो वेवलेंथ डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रेडिएंट एनर्जी की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे जो इमिशन है इट इज़ ओनली ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात कर रहा हूँ बेसिकली मैं यहाँ पे। तो हमको इस, जब स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे ये स्पेक्ट्रम स्टडी कैसे करते हैं बेसिकली। तो व्हाट वी डू इज, हम लोग ले लेंगे इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को आई से डिनोट करो या ए से डिनोट करो, एक ही बात है, ई लैम्बडा। मतलब हम लोग ई एज अ फंक्शन ऑफ लैम्बडा, इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ देख रहे हैं हम लोग, ओके। तो
ल्यूमर एंड प्रिंशिम नाम के साइंटिस्ट थे, आई विल मेंशन इट देयर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्लैक बॉडी को अलग अलग टेम्परेचर पे मेंटेन किया, राइट। उन्होंने एक ब्लैक बॉडी ली और उन्होंने अलग अलग टेम्परेचर पे मेंटेन किया। फॉर एग्जांपल 1000 केल्विन पे मेंटेन किया, और उन्होंने देखा कि 1000 केल्विन पे एट अ गिवन टेम्परेचर पे ये जो ब्लैक बॉडी है वो डेफिनेटली इमिशन तो वहाँ से होगा, मतलब इमिट तो करेगी बेसिकली, राइट। तो उन्होंने देखा कि अलग अलग वेवलेंथ पे इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी मतलब बेसिकली एनर्जी पर यूनिट टाइम, ओके। तो अलग अलग वेवलेंथ पे इंटेंसिटी क्या होगा, ऐसा नॉर्मली कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि अगर टेम्परेचर बॉडी का कांस्टेंट है तो हर एक वेवलेंथ पे सेम इंटेंसिटी होना चाहिए, मतलब ऐसा एक स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए आपको बेसिकली, नॉर्मली समथिंग लाइक दिस स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक वेवलेंथ पे इंटेंसिटी सेम है, मतलब हर एक वेवलेंथ का पावर सेम, ऐसा बोल सकते हो आप, ओके। वैसा नहीं होता है। तो व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड वाज दिस कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा, तो it will go on increasing and then there will be a maximum value and then intensity will again start decreasing, something like this, right। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ब्लैक बॉडीज को अलग अलग टेम्परेचर पे रखा गया था। मैं फ़िलहाल एक ही टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, लेटस से 1000 केल्विन, ओके। लेटस से आई एम टॉकिंग अबाउट 1000 केल्विन। मैं बाकी टेम्परेचर की बात बाद में करूँगा। तो हमको ये देखना था कि व्हाट इज इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर। तो हमने देखा जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा। देखो वेवलेंथ बढ़ रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रहा है, ओके। एक मैक्सिमम पॉइंट आएगा, तो उस पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, जैसे ये पॉइंट हो गया, उस पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है। और उसके बाद क्या होगा, जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा वापस से इंटेंसिटी कम हो रहा है, राइट। तो दिस वेर सम जनरल ऑब्जर्वेशंस। तो हमने ये जो भी हम लोग इंटेंसिटी का वेरिएशन देख रहे हैं, हमने ग्राफिकली प्लॉट किया है इसको, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या ये हर एक टेम्परेचर के लिए ऐसा ही नेचर मिलेगा, नॉन यूनिफॉर्म? ये नॉन यूनिफॉर्म है ना, क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग इंटेंसिटी है। तो आंसर इज यस, हर एक टेम्परेचर के लिए आपको नॉन यूनिफॉर्म ही मिलने वाला है। मतलब मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, मैं भी अगर 1500 केल्विन कर देता हूँ या तो फिर 1250 केल्विन कर देता हूँ, तो फिर भी मुझे नेचर ऐसा ही मिलेगा। इंटेंसिटी विल इंक्रीज विद वेवलेंथ, रीच अ मैक्सिमम वैल्यू and then again start falling, राइट। नेचर नॉन यूनिफॉर्म ही रहेगा, लेकिन पहले क्या था कि इस वेवलेंथ पे, आई विल जस्ट पुट इट विथ रेड हियर। तो पहले क्या था कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रहा था। अब क्या है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी का वेवलेंथ चेंज हो गया, ओके। मैं वापस समझाऊंगा। ये है आपका लेटेस्ट से 1250 केल्विन, ओके। तो नॉन यूनिफॉर्म ही है, लेकिन जिस वेवलेंथ के लिए आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रहा था अब वो चेंज हो गया, राइट। अब जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो लोअर वेवलेंथ पे मिल रहा है ना, क्योंकि वेवलेंथ वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। तो ये जो रेड पॉइंट है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि नाउ मैक्सिमम इंटेंसिटी इज एट स्मॉलर वेवलेंथ। तो अगर मैं अब और टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, ओके, तो क्या होगा, तो फिर भी नेचर तो सेम ही मिलेगा, समथिंग लाइक दिस। It's little difficult to draw this kind of graphs because I cannot afford to change the shape change नहीं होना चाहिए ग्राफ का, राइट।
तो अब हम लोगों ने इस बॉडी को 1450 केल्विन पे रखा है। मैं नंबर्स रैंडमली ले रहा हूँ, आप 1500 केल्विन भी ले सकते हो। अब आप देखोगे कि अभी भी नेचर नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन अब जो इंटेंसिटी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है, अब वो और कम वेवलेंथ पे मिला, राइट? मतलब दिस maximum intensity for a wavelength is basically shifting. Okay, so now we are getting maximum intensity at smaller wavelength with increase in temperature. So these are some general observations. So this is how we study spectrum of black body. तो हम लोग क्या करते हैं कि ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को पढ़ने के लिए हम लोग ब्लैक बॉडीज को अलग अलग टेम्परेचर पे रखते हैं, और हम लोग देखते हैं कि उस गिवन टेम्परेचर पे एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ कौन सी वेवलेंथ पे कितना इंटेंसिटी है, दिस इज व्हाट वी स्टडी। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। अब हम लोग जो भी हमने सीखा है हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेंगे सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू। तो सबसे पहले व्हाट वी आर डूइंग इज हम लोग अलग अलग सोर्सेज को, ब्लैक बॉडी सोर्सेज को अलग अलग टेम्परेचर पे रख रहे हैं। ओके, सो डिफरेंट सोर्सेज मतलब ब्लैक बॉडीज यहाँ पे were kept at different temperatures, were kept at different fixed temperatures, जैसे मैंने बताया है 1000, 1250 and so on at fixed temperatures, and फिर हमने क्या किया, एंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वाज मेजर्ड। तो जो भी इंटेंसिटी है रेडिएशन का, मतलब वो इमिट कर रहा है थर्मल एनर्जी को रेडिएशन बोलेंगे, तो हमने अलग अलग बॉडी टेम्परेचर्स पे जो रेडिएशन इमिट हो रहा है एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ स्टडी किया है। सो डिफरेंट सोर्सेज वर केप्ट एट different fixed temperatures and intensity of radiation was measured। पर हम लोगों ने ये जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है वो एक वेवलेंथ पे नहीं मेजर किया, हमने अलग अलग वेवलेंथ पे मेजर किया है। सो एंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वाज मेजर्ड करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेवलेंथ्स, corresponding to different wavelengths। राइट, दिस इज द फर्स्ट थिंग। ओके, जो भी हमको मेजरमेंट्स मिले हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। सो द मेजरमेंट्स were represented graphically in the form of curves, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे कर्व्स है। सो इन द फॉर्म ऑफ कर्व्स, और एक कर्व क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंटिंग व्हाट, showing the variation of intensity as a function of wavelength, showing the variation of intensity को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, intensity of radiation E lambda with the wavelength lambda at different constant temperatures, at different constant temperatures। It is quite simple thing. I am just trying to keep your notes at par with state board। चीज़ बहुत सिंपल है, सिर्फ हम लोगों ने अलग अलग ब्लैक बॉडीज को अलग अलग टेम्परेचर पे रखा है। हम लोग उसका जो रेडिएशन जो वो इमिट करेगा उसका इंटेंसिटी देख रहे हैं एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, सिंपल लैंग्वेज। ओके,
तो व्हाट यू कैन से, व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस, जो भी हम देख रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन है हमारे और हमको वो लिखना है। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, पहली चीज़ जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा, फर्स्ट। सेकेंड चीज़, वो एक मैक्सिमम पॉइंट पे आएगा और उस मैक्सिमम वेवलेंथ को हम लोग बोलेंगे लैम्बडा मैक्स, राइट। लैम्बडा मैक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उस वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हुआ, ओके। तो अगर डिनोट करना होगा उस वेवलेंथ को तो मैं बस डॉट से कनेक्ट करते जाऊंगा, समथिंग लाइक दिस। एनीवेज, तो उस मैक्सिमम इंटेंसिटी के बाद वेवलेंथ बढ़ रहा है लेकिन अब इंटेंसिटी कम हो रहा है। तो ये आपके जनरल 3 ऑब्जर्वेशंस है, राइट। सो इट कैन बी सीन दैट, इट कैन बी सीन दैट फर्स्ट आपने क्या देखा, with increase in wavelength intensity is increasing, okay। So intensity of radiation emitted, intensity of radiation emitted increases with increase in wavelength। बहुत सिंपल है, I don't care what textbook says, with increase in wavelength, of course this is something which will give you marks, of course। सेकेंड चीज हमने क्या देखी यहाँ पे, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए आपको इंटेंसिटी मैक्सिमम मिला। सो फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्बडा मैक्स द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इज मैक्सिमम। तो फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ जिसको हम लोग लैम्बडा मैक्स बोलेंगे, फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्बडा मैक्स the intensity of radiation becomes maximum, the intensity of radiation emitted becomes maximum, and then maximum होने के बाद क्या होगा फिर, and then decreases with further increase in wavelength, and then decreases with further increase in wavelength, with further increase in wavelength, right। तीसरा चीज, अगर मुझे ये देखना है कि टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया, मतलब इमिसिव पावर, व्हाट इज इमिसिव पावर, अगर वो मुझे देखना है तो एरिया अंडर द कर्व होता है वो। आई डोंट नो इफ यू हैव लर्नड इंटीग्रेशन वेरी वेल, जिसका भी मैथ्स होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये चीज। ई लैम्बडा मतलब इंटेंसिटी अगेंस्ट लैम्बडा का जो कर्व हमको मिल रहा है बेसिकली समथिंग लाइक दिस, इस कर्व के अंडर का जो एरिया होगा, मतलब ये शेडेड रीजन, ये आपको देगा टोटल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, राइट। सो एरिया अंडर द कर्व विल गिव यू टोटल एनर्जी इमिटेड per unit time per unit area। So area under the curve, area under the curve of E lambda versus lambda versus wavelength basically gives total energy emitted per unit time per unit area। Okay, right। At all wavelengths, क्योंकि हम लोग all wavelengths की बात कर रहे हैं, तो energy emitted per unit time per unit area by the black body at all wavelengths। नेक्स्ट थिंग, हमने अभी तक जो कुछ बात की है, हमने एक कर्व की बात की है, सिर्फ एक की, मतलब मैंने 1000 केल्विन पे बॉडी को फिक्स रखा था और मैंने जो ऑब्जर्व किया, मैंने एक की बात की ना, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेवलेंथ।
तो सपोज 1000 कर्व या फिर 1250 या फिर 1450 केल्विन का कर्व, हमने एक ही की बात की कि क्या हो रहा है एक के साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब आप एक सेट की बात करते हो, मतलब तीनों कर्व को एक साथ देखते हो, तो उस केस में हमारे ऑब्जर्वेशंस कुछ और है। जैसे जैसे मैंने बताया, मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, राइट। सो विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, the wavelength at which you get maximum intensity is less now. So at smaller wavelength you are getting maximum intensity. तो ये भी observations हैं हमारे पास। Okay, so when when the temperature of body is increased, when the temperature of body is increased, इस पे से एक important law बनता है। इसलिए हमारा पहला ऑब्जर्वेशन, हर एक टेम्परेचर के लिए कर्व नॉन यूनिफॉर्म ही है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब हर एक वेवलेंथ पे सेम इंटेंसिटी नहीं है, अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग इंटेंसिटी है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कंटिन्यूस टू बी नॉन यूनिफॉर्म। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कंटिन्यूस टू बी नॉन यूनिफॉर्म, राइट। सेकेंडली, पीक जो था ई लैम्बडा का, वो शिफ्ट हो रहा है। पीक ऑफ ई लैम्बडा वर्सेस लैम्बडा shifts to the left, curve shifts towards the left, right। easy है। इसका मतलब क्या, it means as the temperature increases value of lambda max decreases, okay। तो inversely proportional है। so it means as temperature increases, value of lambda max decreases। so these are inversely proportional quantities, right। और एक चीज देखी हम लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल पहले 1000 के लिए एरिया अंडर द कर्व इज दिस, 1250 के लिए एरिया अंडर द कर्व इज मोर। जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एरिया अंडर द कर्व भी बढ़ रहा है, मतलब विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज इंक्रीज इन टोटल एनर्जी इमिटेड per unit time per unit surface area, right। so at higher temperatures the total energy emitted per unit time per unit area is also more, per unit time per unit area is also higher। so these are some general observations that we have made। so in short, स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी में हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ब्लैक बॉडी को अलग अलग टेम्परेचर पे मेंटेन करने वाले हैं, लेट्स से स्टार्टिंग विद 1000 केल्विन। और हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग वेवलेंथ पे कितना इंटेंसिटी, मतलब कितना एनर्जी पर यूनिट टाइम इमिट हो रहा है अलग अलग वेवलेंथ पे, राइट। तो हमने देखा कि फॉर अ गिवन टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल 1000 केल्विन, जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा वैसे ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगा, एक मैक्सिमम पे आएगा जिसको हम लैम्बडा मैक्स बोलेंगे। लैम्बडा मैक्स पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, वेवलेंथ मैक्सिमम नहीं है। देन जैसे मैं फर्दर इंक्रीज करता हूँ वेवलेंथ को, वैसे इंटेंसिटी कम होते जाता है, राइट। ये हमारे जनरल ऑब्जर्वेशंस थे। फिर अलग अलग टेम्परेचर की बात, और लास्टली यस, किसी भी कर्व के अंडर का एरिया, नीचे का एरिया आपको देता है टोटल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया, राइट। नाउ द थिंग इज, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ग्राफ का नेचर सेम रहेगा, लेकिन
जिस वेवलेंथ पे आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रहा था, अब वो वेवलेंथ कम हो गया, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी इज नाउ एट स्मॉलर वेवलेंथ्स। फर्स्ट थिंग, दिस इज इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेचर सेम है, सिर्फ जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। तीसरा, हायर वेवलेंथ पे एरिया अंडर द कर्व ज़्यादा होने की वजह से more energy is emitted per unit time per unit surface area, right? So these are our general observations. हम लोगों ने general observations लिए हैं, and we have made some conclusions out of it.